अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे साथ एलिमिनेशन पैटर्न है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, यूनिट जो है हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंसेप्चुअल है, सो इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एग्जामिनेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट भी है, सो इसलिए पूरे तरीके से जो है कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। इसके अलावा तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंतज़ील टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एनाटमी है उस पर बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है। फिर इसके बाद हम एलिमिनेशन पैटर्न की डिफिनीशन करेंगे कि एलिमिनेशन पैटर्न किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम बोवल एलिमिनेशन से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से फीकल एलिमिनेशन के साथ जितने भी कॉमन प्रॉब्लम होते हैं तो उन कॉमन प्रॉब्लम को जो हल करने के लिए जो नर्सिंग केयर दी जाती है तो उस नर्सिंग केयर पर बात करेंगे कि किस तरह की नर्सिंग केयर जो है इस तरह की सिचुएशंस में दी जाती है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कॉमन प्रॉब्लम ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन में कि यूरिनरी एलिमिनेशन में जो कॉमनली लोगों को प्रॉब्लम दरपेश आते हैं वो कौन से हैं। इसके साथ साथ इसके लिए इंटरवेंशन कौन से किए जाते हैं। इसके साथ साथ वो फैक्टर जो कि यूरिनरी फंक्शंस को चेंज करती है, यूरिनरी फंक्शन को अल्टर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम नर्सिंग केयर जो है वो डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन पैटर्न के लिए जिसमें तब्दीली या एबनॉर्मेलिटी आई हुई होती है। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है इन्वॉल्व है और कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। तो इसको हम कहते हैं एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत है वो हमारे माउथ से होती है, ठीक है। सो माउथ इज़ द फर्स्ट ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सिलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एसोफेगस आ जाता है। फिर इसके बाद जो है लिवर आ जाता है, लिवर के साथ जो है गाइल ब्लैडर आ जाता है जो कि एक्सेसरी ऑर्गन में आते हैं। इसके बाद फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद पेनक्रियाज आते हैं, पेनक्रियाज के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स के बाद फिर रेक्टम और सबसे लास्ट जो पोर्शन है हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एनस। एनस पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी काउंटिंग करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे साथ कितने ऑर्गन से मिलकर बनी है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब तकरीबन 13 ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव से जो है हमारे 13 ऑर्गन जो है ये मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, बनाती है, इसको कंप्लीट करती है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम इज़ कंपोज ऑफ माउथ, फेरिक्स, लैरिक्स, एसोफेगस, स्टमक विद एक्सेसरी ऑर्गन जो कि मैंने आपको कहा कि लिवर हो गया, इसी तरह से गाल ब्लैडर हो गए और जो पैनक्रियाज है तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और एनस हो गया। सो हाउ मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम composition? So there are 1 2 3 4 5 6 7 8
टोटल जो है 8 ऑर्गन जो है मेजरली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को जो है बनाती है, ठीक है। 8 ऑर्गन से जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम ये क्या हुआ है, कंपोज हुआ है, बना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन पैटर्न की। व्हाट इज़ एलिमिनेशन पैटर्न? तो एलिमिनेशन पैटर्न डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है या एक ऐसी एबिलिटी या एक ऐसी सलाहियत जिसके ज़रिए जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको एक्सक्रीट कर सकते हो। तो इस सलाहियत को, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। सो द एबिलिटी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन। वो एबिलिटी, वो सलाहियत जिसमें आप अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल सकते हो, तो इस अमल को हम एलिमिनेशन कहते हैं। द एक्सपल्जन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एक्सपल्जन जो है ये एक्सपेल से निकला हुआ है, जिसका मतलब निकालना, गेट आउट करना, ठीक है। सो वो अमल जिसमें आप बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं, गेट आउट करते हैं, एक्सपेल करते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। अब एलिमिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन पैटर्न डिस्क्राइब द रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट इन द बॉडी, ठीक है। एलिमिनेशन पैटर्न ये हमारे साथ एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी की जो रेगुलेशन प्रोसेस है, जो कंट्रोल प्रोसेस है, और जिस तरीके से हमारी बॉडी बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट को बाहर निकालती है, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम एलिमिनेशन पैटर्न कहते हैं, जिसमें हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को एलिमिनेशन पैटर्न कहते हैं। द टर्म यूजुअली रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फीसिस और यूरिन एंड स्वेट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन। अब अगर इन टर्म की हम यूजुअली लफ्ज़ी मानी को डिफ़ाइन करें तो इससे मुराद वो अमल जिसमें हमारे बॉडी में मौजूद जो फीसिस और यूरिन होती है और जो स्वेट होता है उसको जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं या जब वो बॉडी से बाहर निकलती है तो इनकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। बोवल एलिमिनेशन, व्हाट इज़ बोवल एलिमिनेशन? अब हम बोवल एलिमिनेशन पर बात करेंगे। बोवल एलिमिनेशन इट इज़ आल्सो नोन एज डिफिकेशन। बोवल एलिमिनेशन को जो दूसरा टर्म दिया जाता है या इसके लिए जो दूसरा टर्म यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको डिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो बोवल एलिमिनेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस क्रिटिकल टू ह्यूमन फंक्शनिंग इन विच बॉडी एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है। बोवल एलिमिनेशन ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन की नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, जिसमें जो उनकी बॉडी है वो क्या करती है, डाइजेशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बना हुआ होता है, तो डाइजेशन के नतीजे में उस वेस्ट प्रोडक्ट को जब बॉडी से बाहर निकाला जाता है या बॉडी से बाहर निकालने का जो अमल होता है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन या बोवल एलिमिनेशन कहते हैं। इट इज़ ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग। अब बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, हेल्दी मेंटेन रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एलिमिनेशन पैटर्न है या आपकी जो बोवल एलिमिनेशन पैटर्न है ये नॉर्मल हो, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होगी तो आपके जितने भी बॉडी फंक्शन है वो क्या होंगे, वो हेल्दी होंगे, ठीक है। इसी तरह से डिफिकेशन की दूसरी डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है कि डिफिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फीसिस और स्टूल फ्रॉम द बॉडी। डिफिकेशन ये वो अमल होता है, वो एक्ट होता है, वो एक्शन होती है जिसमें बॉडी से जो फीसिस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकाला जाता है एक प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए। तो इस एक्ट को, इस अमल को क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। टू डू सो ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट especially the components of the large intestine must function in a coordinating manner, ठीक है। अब
जब डिफिकेशन हो रही होती है तो डिफिकेशन को प्रॉपर सक्सेसफुल तरीके से करने के लिए हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को लाजमी तौर पर जो है मिलजुल कर कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, जिसके नतीजे में फिर हमारे साथ जो डिफिकेशन प्रोसेस होता है तो ये प्रॉपर मुकम्मल तरीके से हो जाता है। ठीक है, बोल एलिमिनेशन को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कोलोन कहते हैं इज़ अबाउट 125 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट हैज़ 7 पार्ट्स: सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है या जो एडल्ट लार्ज इंटेस्टाइन होता है तो इसकी जो लंबाई होती है तो वो 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरह से ये 7 पार्ट पर मुश्तमिल होती है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सीकम होता है, फिर असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर हमारे साथ सिग्माइड कोलोन, फिर इसी तरह से रेक्टम और आखिर में एनस आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन टोटली 7 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज में ये आ सकता है। द कोलोन फॉर्म पाउचेस कॉल्ड हेस्टोरिया। ठीक है, कोलोन में क्या होता है, कोलोन जो है ये पाउचेस की तरह होता है। ठीक है, पाउचेस की तरह जो है इसकी शेप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेस्टोरिया कहते हैं। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ मस्कुलर ट्यूब लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है तो ये मसल से बना हुआ एक ट्यूब होता है, जिसके साथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये कनेक्टेड हुआ होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इससे जो है वो मिला हुआ होता है। द मसल्स आर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल टू फैसिलिटेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब जो मसल होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में तो एक तो ये कि ये सर्कुलर होते हैं, इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये जितने भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है तो उन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करती है, उसको एनहांस करती है, उसको प्रमोट करती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें असेंडिंग कोलोन आ जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन आ जाता है, डिसेंडिंग कोलोन आ जाता है, फिर इसी तरह से सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, और आखिर में हमारे साथ एनस आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलोन मूवमेंट। डियर स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट हो रही होती है तो वो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट हो रही होती है, तो उसके कुछ टाइप्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिस पर पहले नंबर पर हमारे साथ जो टाइप है उसको हॉस्टल चर्निंग कहते हैं। हॉस्टल चर्निंग में क्या होता है, हॉस्टल चर्निंग इन्वॉल्व बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ चाइम विद इन द कोलोन। चाइम किसे कहते हैं, जो बोलस हमने लिया होता है, स्वालो किया होता है, जब वो हमारे इंटेस्टाइन में या स्टमक में आता है तो स्टमक में जो है इस पर कुछ एंजाइम, कुछ एसिड जो है HCl जो है इफ़ेक्ट करके उसको जो है सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और फिर यही सॉफ्ट फॉर्म जब आगे जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसको फिर हम चाइम कहते हैं। मिक्सचर ऑफ एंजाइम, फूड पार्टिकल्स वगैरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं। ठीक है, तो हेस्ट्रल या हॉस्टल चर्निंग में क्या होता है, हॉस्टल चर्निंग में जो चाइम होता है उसकी बैक और फोर्थ मूवमेंट हो रही होती है, मतलब आगे पीछे की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही होती है, जिसके ज़रिए इससे एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, और इसी तरह से इसकी डाइजेशन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, फिर दूसरा टाइप है कोलोन मूवमेंट की, उसको हम कोलोन पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इज़ रिलेटिवली स्लजिस मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द चाइम अलोंग द कोलोन, जिसमें जो चाइम की मूवमेंट होती है तो वो स्लजिस मूवमेंट होती है। स्लजिस से मुराद ऐसी मूवमेंट जो जैसे कि किसी चीज़ पर किसी चीज़ को रगड़ रहे हो। ठीक है, लगड़ाई की तरह जो है वो आगे की तरफ चाइम जो है वो बढ़ रही होती है कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसी तरह से मास पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है, मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ये असल में मस्कुलर मूवमेंट होती है, जिसमें जो फूड पार्टिकल या जो चाइम होती है उसको पावरफुल फोर्सेस के ज़रिए जो है आगे की तरफ जो है क्या किया जा रहा होता है, आगे की तरफ जो है प्रमोट किया जा रहा होता है उसकी मूवमेंट को। डिफिकेशन प्रोसेस।
अब हम बात करेंगे डिफिकेशन प्रोसेस की कि जो डिफिकेशन प्रोसेस होती है तो ये किस तरीके से होती है, ठीक है। सो डिफिकेशन इज़ इनिशिएटेड बाय टू रिफ्लेक्सेस। डिफिकेशन जब भी स्टार्ट होती है तो इसके स्टार्ट होने से पहले बेसिकली दो किस्म के रिफ्लेक्सेस जो है हमारे बॉडी में होते हैं। व्हेन फीसिस एंटर द रेक्टम, it distension gives signals to mesenteric plexus to initiate peristaltic movement in the descending sigmoid colon and the rectum, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जब डिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने से पहले जब फीसिस एंटर्ड हो जाती है रेक्टम में, तो रेक्टम में एंटर्ड होने की वजह से रेक्टम जो है ये डिस्टेंट हो जाता है। डिस्टेंट से मुराद ये थोड़ा सा खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक होता है वो वहाँ पर जो है क्या होते हैं, मेसेंट्रिक प्लेक्सेस होते हैं। मतलब वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ नर्व रिसेप्टर्स होते हैं जिनको जो है इस डिस्टिंक्शन की वजह से सिग्नल्स मिल जाते हैं। और ये सिग्नल जब इनको मिल जाते हैं तो इसके नतीजे में जो डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम होता है वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो चाइम या जो फूड पार्टिकल होते हैं वो आगे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। फिर इसके बाद the internal sphincter in the anus relaxes and defecation occurs by the opening the external sphincter, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है और जो फीसिस होते हैं वो एनस तक पहुंच जाते हैं, तो एनस पर पहुंचने के बाद जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होकर जो है जो फीसिस होते हैं उसको जो है जाने देते हैं। और इसी तरह से एनस के अंदर एंटर होने के बाद फिर मज़ीद आगे बढ़ते हुए जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो क्या होता है, वो भी रिलैक्स हो जाता है, ओपन हो जाता है। और फिर इसी तरह से जो डिफिकेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीसिस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फीसिस या जो स्टूल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि जो हेल्दी स्टूल होते हैं, हेल्दी लोगों के जो फीसिस होते हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं, उनमें उनकी कलर किस तरह से होती है, उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है, उनकी जो ओडोर होती है वो किस तरह से होती है। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सो हेल्दी लोगों की अगर हम फीसिस की बात करें तो बेसिकली हेल्दी लोगों के जो फीसिस होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं कंसिस्टेंसी में, कलर जो है उसकी ब्राउनिश होती है, इसी तरह से मॉइस्ट होते हैं और फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसकी जो कलर होती है वो इसकी जो अडोर होती है वो डिस्टिंक्ट अडोर होती है, ठीक है। मतलब इतनी ना ज़्यादा तेज़ मतलब स्मेल इसकी होती है, ना ही ज़्यादा लो स्मेल इसकी होती है, बल्कि एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है इसकी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अडोर और अपीयरेंस। अब वो कौन से फैक्टर है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि फीसिस की जो स्मेल है उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको बहुत ज़्यादा गंदा बना सकती है या उस स्मेल को ख़त्म कर सकती है, या जो फीसिस की जो अपीयरेंस है मतलब जो कलर वगैरह है उसको अफेक्ट कर सकती है। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ कुछ ऐसे फूड आ जाते हैं जो कि आपकी या जो फीसिस अडोर होता है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, उसको बहुत ज़्यादा गंदा बनाती है, फिर उसको बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसकी जो अपीयरेंस है उसको अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे मेडिकेशन है जो कि फीसिस की अडोर और अपीयरेंस को अफेक्ट करती है और इलनेस और इन्फेक्शन की वजह से अडोर और अपीयरेंस जो है ये इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल फीसिस के। हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मल फीसिस होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से एबनॉर्मल हुए होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक फीसिस के। सो टेरी स्टूल में इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्राम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और ड्रग। बाज़ औक़ात स्टूल का जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है,
जब डार्क स्टूल होते हैं किसी शख्स के तो उनको जो है ये समझ जाना चाहिए कि उनका जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या तो वहाँ पर ब्लीडिंग हुई है या कोई ख़ास किस्म के ड्रग्स उन्होंने ली हुई होती है जिसकी वजह से वो जो है स्टूल पर असरअंदाज हुए होते हैं और उनकी स्टूल की जो कलर है उसको जो है तब्दील किया होता है। ठीक है, इसके अलावा रेड कलर के जो स्टूल है इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहाँ पर ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से जो स्टूल कलर है वो रेड हो गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर पेल कलर स्टूल हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है हमारे बॉडी का या जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो चुकी है जिसकी वजह से जो स्टूल कलर है वो पेल हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर स्टूल कलर ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज हुआ है जिसकी वजह से स्टूल कलर जो है वो इफेक्ट हुई है। अगर स्टूल जो है वो ड्राई है और सख्त है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई है जिसकी वजह से जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है। तो इस वजह से जो स्टूल की अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी है वो ड्राई और हार्ड हो जाती है। अगर स्टूल में आपको पस दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ है जिसकी वजह से स्टूल में पस जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, फैक्टर प्रोमोटिंग एलिमिनेशन। अब वो कौन से फैक्टर है जो कि आपकी जो एलिमिनेशन प्रोसेस है इसको प्रोमोट करती है, इसको आसानी से जो है कंप्लीट करने में मदद देती है। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें जो हमारे साथ आता है वो है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, ठीक है, टेंशन ना हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट जो है आपकी जो एलिमिनेशन प्रोसेस है इसको एनहांस करती है, इसको प्रमोट करती है और आप बिल्कुल रिलैक्सली कंफर्टेबली जो है अपनी एलिमिनेशन या डिफिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी जल्दी में ना हो, ठीक है, आप पर कोई टेंशन ना हो, कोई ज़हनी दबाव ना हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इससे आपकी जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसी तरह से एबिलिटी टू फॉलो पर्सनल बोवल हैबिट, प्राइवेसी। इसी तरह से आप में जो है एबिलिटीज़ हो, ठीक है, पर्सनल जो बोलो हैबिट्स होते हैं, बोवल हैबिट्स होते हैं, ठीक है, जब डिफिकेशन की जाती है या डिफिकेशन होने वाली होती है तो इससे पहले जो है एक ख़ास किस्म की प्रोसेसेस जो है वो इंडिविजुअल लोग करते हैं। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा पुशअप करते हैं, ठीक है, इसी तरह से जो है उनकी जो पोजीशन होती है बैठने की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्राइवेसी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ऐसी जगह हो जहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन ना हो, प्राइवेसी की कमी हो, तो फिर एलिमिनेशन प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल से होती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से जो है उनको गुजरना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपकी जो डाइट है उसमें फ़ाइबर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो तो इससे आपकी जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उस पर बहुत अच्छे असरात जो है वो मुरतब होंगे। इसी तरह से आपकी जो फ्लूइड इनटेक है अगर वो नॉर्मल हो, ठीक है, आप फ्रूट जूसेस लेते हैं, वार्म लिक्विड लेते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, तो इससे एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। और इसी तरह से आप स्क्वेटिंग पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो, स्क्वेटिंग पोजीशन में आप बैठ सकते हो, तो इससे एलिमिनेशन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है। इसी तरह से आप प्रॉपर तरीके से लेजेटिव्स को एडमिनिस्टर करते हो, उसको लेते हो, तो इससे एलिमिनेशन पैटर्न जो है क्या होती है, एनहांस होती है, प्रमोट होती है। इसी तरह से वो कौन से फैक्टर जो कि आपकी एलिमिनेशन पैटर्न को जो है बैडली इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है, तो उन फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले अब बात करेंगे। तो पहला फैक्टर जो है कि आपकी एलिमिनेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है तो उसमें इमोशनल एंजाइटी आती है। आप इमोशनली तौर पर जो है डिस्टर्ब है, एंजाइटी का शिकार हुए हैं, ठीक है, या आप स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो फिर आप जो है प्रॉपर तरीके से आसानी से जो है रिलैक्सली जो है आप फिर डिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो इमोशनल एंजाइटी की वजह से आपकी जो एलिमिनेशन प्रोसेस है ये इफ़ेक्ट हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह से जो डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस है आप उसको प्रॉपर तरीके से जो है
कोप नहीं कर पा रहे, उसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, तो इसकी वजह से आपकी जो एलिमिनेशन प्रोसेस या पैटर्न या जो एलिमिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से आपके पास जो है टाइम की कमी हो या प्राइवेसी ना हो, ठीक है। टाइम की कमी से मुराद ये है कि आप जल्दी में हो, आप कहीं जाने वाले हो और टाइम की आपके पास बहुत ज़्यादा कमी हो, शॉर्टेज हो, तो इस कंडीशन में आप जो है जल्दबाजी में फिर आप एलिमिनेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात से जो है आपको फिर दो चार होना पड़ती है। और इसी तरह से जब प्राइवेसी नहीं होती तो प्राइवेसी ना होने की वजह से भी एलिमिनेशन डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो इससे आपकी जो एलिमिनेशन पैटर्न है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर आप फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम मिकदार में ले रहे हैं तो इससे आप जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। अगर आप इमोबिलिटी या इनएक्टिविटी का शिकार है, मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, तो इससे आपकी जो एलिमिनेशन पैटर्न है वो इफ़ेक्ट होगा। ओवर यूज़ ऑफ कैथार्टिक नारकोटिक एनाल्जेसिक, इसी तरह से कैथार्टिक नारकोटिक एनाल्जेसिक आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ कर ले तो इस वजह से भी एलिमिनेशन डिस्टर्ब हो सकती है। और इसी तरह से इनएबिलिटी टू स्क्वैट बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी की वजह से या मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी की वजह से या एलिमिनेशन या डिफिकेशन के दौरान पेन की वजह से आप स्क्वाड पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, स्क्वाड पोजीशन में आप बैठ नहीं सकते, तो इस वजह से जो एलिमिनेशन पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रेशन इन बोवल एलिमिनेशन, डियर स्टूडेंट, बोवल एलिमिनेशन में जब अल्ट्रेशन आती है, डिस्टर्बेंस आती है, तो वो कौन से अल्ट्रेशन है, ठीक है, वो कौन से चेंजेस है जो कि बोवल एलिमिनेशन में आती है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायरिया को। डायरिया क्या है? लिक्विड वाटरी स्टूल। डायरिया ये हमारे साथ वो स्टूल होती है जिनकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम डायरिया कहते हैं। डील विद द कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, जिसमें स्टूल की जो कंसिस्टेंसी और जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब डायरिया डायरिया हो जाती है, लोगों को जब दस्त लग जाती है तो इसकी वजह से वो फिर मतलब 5 मिनट के अंदर जो है वो फिर 10 दफ़ा जो है बाथरूम को अटेंड करते हैं, आते जाते रहते हैं और इसके साथ साथ जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है तो वो भी लिक्विड की तरह होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कंस्टिपेशन की बात करें, कंस्टिपेशन में क्या होता है, लेस देन 3 टाइम्स पर वीक। अगर आप पर वीक के हिसाब से 3 दिन या 3 दफ़ा से कम जो है आप क्या करते हैं, बाथरूम अटेंड करते हैं, मतलब पर वीक के लिहाज से आप जो है 3 टाइम से कम करते हैं, ठीक है, या 1 टाइम करते हैं पूरे वीक में जो है आप 1 दफ़ा बाथरूम को अटेंड करते हैं डिफिकेशन के लिए या 2 दफ़ा अटेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंस्टिपेशन हुई है, आपको कब्ज़ हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर 3 टाइम से ज़्यादा हो पर वीक के लिहाज से तो फिर आपकी जो डिफिकेशन प्रोसेस है, जो पैटर्न है वो क्या है, नॉर्मल है। वट एवर इज़ लेस देन द पेशेंट रेगुलर पैटर्न ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्टिपेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस से मुराद ये है कि आप जो है एलिमिनेशन कर रहे हैं, डिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है आप जो फीकल डिस्चार्ज है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको जो है आप कुछ टाइम के लिए उसको रोक नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो एनल स्फिंक्टर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए होते हैं, डिस्टर्ब हुए होते हैं, जिसकी वजह से आप फीकल डिस्चार्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते और इनवॉलंटरी जो है स्टूल जो है वो फिर आपसे पास होता है। इनवॉलंटरी जो है वो स्टूल की पैसेज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इनकॉन्टिनेंस से मुराद ये है कि जब आप जो है
जो बड़ा पेशाब है जो है वो आपके कंट्रोल में ना हो और आप उसको ना चाहते हुए भी वो जो है ख़ुद ब खुद इनवॉलंटरी जो है वो क्या हो निकल जाए, ठीक है। तो इसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। फीकल इम्पैक्शन किसे कहते हैं? फीकल इम्पैक्शन मीन मास ऑफ हार्डन फीस इन द रेक्टम रिकॉग्नाइज बाय सीपेज। फीकल इम्पैक्शन से मुराद ये है कि जो रेक्टम होता है तो रेक्टम में जो है फीसिस का एक हार्डन मास जो है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जो है फंस जाता है और इसी तरह से एक ब्लॉकेज जो है वहाँ पर बन जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको फीकल इम्पैक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम फ्लैचुलेंस की बात करें तो फ्लैचुलेंस से मुराद गैस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन। जब आप अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा लोगों को, ठीक है, पेशेंट्स को देखा होगा या इर्द गिर्द के माहौल में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गैस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैसी होते हैं वो लोग। इसी तरह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन से मुराद ये है कि उनके पेट में जो है गैस जमा होने की वजह से उनका जो पेट है वो बहुत बाहर जो है निकल आ जाता है और उनको जो है इसके साथ साथ पेन भी बहुत हो रहा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लैचुलेंस, ठीक है। एसेसिंग एलिमिनेशन स्टेटस। डियर स्टूडेंट्स, हम एलिमिनेशन स्टेटस को किस तरह से एसेस करेंगे? हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस पेशेंट की जो एलिमिनेशन पैटर्न है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। सो यूजुअल पैटर्न को हम देखेंगे कि हाउ ऑफन व्हेन चेंजेस इन हाउ ऑफन मीन कि वो पर डे के लिहाज से या पर वीक के लिहाज से कितनी बार जो है बाथरूम को अटेंड करते हैं और कब कब अटेंड करते हैं। चेंजेस इन बोवल, हम बोवल को देखेंगे कि उसमें किसी किस्म की चेंजेस तो नहीं आए हुए, मतलब ब्लड या म्यूकस तो उसमें नहीं है। इसके साथ साथ एलिमिनेशन के लिए क्या वो किसी चीज़ का हेल्प लेते हैं या नहीं, मतलब लेजेटिव्स हो गए, एनिमास वगैरह लेते हैं या नहीं, इसको हम देखेंगे। इसी तरह से उनका जो मौजूदा प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम उनसे क्या करेंगे, बात करेंगे। लाइक फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिज़िकल, इमोशनल या आर्टिफिशियल ऑरिफिसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को हेमोराइड्स हो, ठीक है, हेमोराइड में क्या होता है, एबनॉर्मली वेन जो है वो डिस्टेंट हुआ होता है, वेन जो है वो फूला हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हेमोराइड कहते हैं। तो इसमें फिर हम क्या कहते हैं, या अगर कोई किसी को कोलोस्टमी हुई हो, ठीक है, किसी की कोलोस्टमी हुई हो, कोलोन का कोई पार्ट जो है रिमूव किया गया हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फिज़िकल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं कंटूर्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। और इसी तरह से जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जो विजिबल मूवमेंट है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। इसके साथ साथ एस्कल्टेशन करेंगे जिसमें हम बोवल साउंड्स को जो है ऑल क्वाड्रेंट में सुनने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बोवल साउंड नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके साथ परकशन करेंगे। परकशन में हम क्या करेंगे, रेजोनेंट या टेम्पनी और हॉलो ऑर्गन, जितने भी हॉलो ऑर्गन है तो वहाँ पर रेजोनेंट और टेम्पनी साउंड को हम जो है वो क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। डलनेस ओवर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ब्लॉकेज हुई है, तो वहाँ पर जो साउंड है वो डलनेस की फिर आपको सुनाई देगी, ठीक है। पल्पेशन में हम क्या करेंगे, फील फॉर मासेस, देखेंगे कि किसी किस्म की मासेस जो है वो तो मौजूद नहीं या किसी किस्म की एब्डोमिनल टेंडरनेस तो मौजूद नहीं है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, बोवल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू फीकल इम्पैक्शन, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, मतलब जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ पेशेंट को लाहक हुई होती है तो उस एबनॉर्मेलिटीज़ को हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसको हम मेंशन करेंगे कि जो बोवल इनकॉन्टिनेंस है इसके पीछे क्या वजह है, फीकल इम्पैक्शन की वजह से बोवल इनकॉन्टिनेंस हो रही है। कॉन्स्टिपेशन जो है ये इमोबिलिटी की वजह से हो रही है, या जो कॉन्स्टिपेशन के
चांसेस है वो फ़ाइबर्स को कम मिकदार में लेने की वजह से जो है वो हो रहे हैं कि फ़ाइबर कम मिकदार में लेने की वजह से कंस्टिपेशन के चांसेस है इस पेशेंट को, या जो डायरिया हुई है पेशेंट को तो स्पॉइल फूड खाने की वजह से, जो ख़राब फूड है उसको खाने की वजह से जो है हुई है, या जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है वो डायरिया की वजह से जो है हुई है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम इसको मेंशन करेंगे। फिर नॉर्मल बोवल एलिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे। नर्सिंग मतलब इंटरवेंशन से मुराद नर्सिंग जो ट्रीटमेंट है वो क्या होंगी। इसमें प्राइवेसी को हम मेंटेन करेंगे, पेशेंट को जो है वो टाइम के बारे में बताएंगे कि अपने आप को टाइम दे, जिसके ज़रिए वो अपने आप को इनकरेज करेंगे, और जो अर्जेंसी प्रोसेस है वो आएगा, और इससे उनकी जो डिफिकेशन प्रोसेस है वो फिर क्या होगी, प्रॉपर तरीके से होगी। इसी तरह से न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड के हवाले से हम उनको टीच करेंगे कि आपको हाई फाइबर फूड जो है वो खाना चाहिए, और तकरीबन पर डे के लिहाज से 2000 सीसी मतलब आपको फ्लूइड लेनी चाहिए। इसी तरह से एक्सरसाइज एम्बुलेशन के बारे में हम उनको बताएंगे कि आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज किया करें, एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज किया करें। पोजीशनिंग के हवाले से हम उनको बताएंगे कि कंफर्टेबल पोजीशन जो कि आप जिसमें आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं तो उस पोजीशन को यूज़ किया करें। स्क्वाटिंग पोजीशन बेसिकली कॉमनली यूज़ होती है डिफिकेशन के दौरान, स्क्वाटिंग पोजीशन, ठीक है। इसी तरह से जो कंस्टिपेटेड पेशेंट है तो उनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन हमारी क्या होगी, उनको हम कहेंगे कि आप जो फ्लूइड इनटेक है उसको इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है इसको ले। सो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ड्रिंक फ्रूट जूसेस वगैरह, ठीक है। इसी तरह से उनको हम टीच करेंगे कि वो अपने खुराक में फ़ाइबर्स को जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में, इसी तरह से उनको लेजेटिव देंगे और उनको जो है एनिमा एडमिनिस्टर करेंगे। इसी तरह से वो पेशेंट जिनको डायरिया हुआ होता है तो उनको हम इनकरेज करेंगे कि वो फूड और फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा ले। इसी तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लेंड फ्लूइड्स को जो है लिया करे। इसके साथ साथ इनकरेज द इंजेक्शन ऑफ फूड और फ्लूइड कंटेनिंग पोटाशियम, ऐसे फूड और फ्लूइड को लिया करे जिसमें पोटाशियम हो, जैसे कि डायरिया कैन लीड टू ग्रेट पोटाशियम लॉस, क्योंकि डायरिया में जो है पोटाशियम की जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, तो इस वजह से ज़्यादा पोटाशियम जो है वो ले। इसके साथ साथ एक्सेसिवली हॉट या कूल्ड फ्लूइड को जो है उससे गुरेज करे, और हाईली स्पाइसी फूड और हाई फाइबर फूड्स दैट कैन एग्रीवेट डायरिया, जो कि डायरिया को एग्रीवेट करती है, उसको लिया करे, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस के लिए हम नर्सेज जो है पेशेंट को ये मशवरा देते हैं कि वो बैलेंस खुराक खाया करे। इसके साथ साथ नोट टाइम ऑफ इनकॉन्टिनेंस के जो टाइम है उसको नोट किया करे। टॉयलेट पेशेंट 30 to 60 मिनट बिफोर यूजुअल टाइम ऑफ इनकॉन्टिनेंस, जिस टाइम उनको मतलब पेन हो रही होती है और उनको महसूस हो रहा होता है कि फीसिस या डिफिकेशन होने वाली है, तो उससे तकरीबन 30 से लेकर 60 मिनट पहले जो है बाथरूम जाए। इसके साथ साथ बिगिन बोवल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा ले, ठीक है, जो कि 3 दिनों तक होती है। इसके साथ साथ अगर फीकल इंस्पेक्शन हुई है, फीकल इंफेक्शन से मुराद फीकल एनस में किसी वजह से ब्लॉकेज आया हुआ है फीसिस की वजह से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उनको एजुकेशन देंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनके जो आदत है उसको चेंज करेंगे। इसी तरह से डाइट में उनको हम फाइबर, लैक्टोज, फ्रक्टोज की बात करेंगे कि इसको खाया करें। इसी तरह से कैफीन के इंटेक से उनको हम मना करेंगे। एनल हाइजीन और स्किन केयर की हम उनको एजुकेशन देंगे, और डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल के बारे में हम उनको बताएंगे, ठीक है। प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, प्रोमोशन ऑफ रेगुलर बोवल हैबिट्स, ठीक है। इसके साथ साथ नॉर्मल डिफिकेशन प्रमोशन उनकी हम करेंगे कि किस तरह से हम इनकी जो नॉर्मल डिफिकेशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टूल है किस तरह से हम डिजिटली रिमूव कर सकते हैं। इनकी जो फ्लूइड और फूड इनटेक है इसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज किस तरह से इनसे हम करवा सकते हैं, और इनको किस तरह से हम कंफर्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हम इन सब चीज़ों को प्लान करके फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, ये आखिरी स्लाइड है, इसको आप ख़ुद जो है रीड आउट कर लें और ख़ुद जो है इसको आप अंडरस्टैंड करिए। ये आपके लिए जो है एक असाइनमेंट हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के पार्ट 2 को जो है यूरिनरी एलिमिनेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यूरिन के हवाले से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।